अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू BUMS उर्दू ग्रामर सीरीज़ पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एराब, हुरूफ शर्त व जज़ा और हुरूफ इस्तिस्ना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एराब क्या है? आपने हिंदी में जैसे मात्राएं पढ़ी हैं, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, ऐसे ही उर्दू ग्रामर के अंदर भी ये मात्राएं जो है एराब होती हैं। ठीक है, इनको मतलब एराब बोला जाता है। ठीक, अब ये कौन सी है? ये ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, तनवीन, मद, जज़्म, ये सब एराब के अंदर आता है। ठीक है, अब एराब का क्या डेफिनेशन होता है? बिकॉज़ आप ऐसे तो लिख कर नहीं आ सकते अपनी लैंग्वेज में। टीचर को इम्प्रेशन अच्छा देने के लिए आपको अच्छा ही डेफिनेशन लिख के आना है। तो आपको लिखना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू में हुरूफ पर मख़सूस अलामत इस्तेमाल की जाती हैं। उन अलामतों को एराब कहा जाता है। मतलब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, व्हाट इज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हियर? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है कि ठीक प्रोनंसिएशन। ठीक है, अगर आप किसी वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो आपको इन अलामतों को लगाना है, यानी कि ज़बर, ज़ेर, पेश या तशदीद, तनवीन कुछ भी लगाना है इनमें, ताकि आप जो है ढंग से उस वर्ड को प्रोनाउंस कर पाएँ। मख़सूस अलामत मतलब कि ये कुछ ही आपके एराब, कुछ ही है मात्राएँ आपके पास हैं जो आपको यूज़ करनी है। ठीक है? अब किसी हुरूफ के ऊपर जब आप कोई ये अलामत लगाते हैं तो वो हुरूफ की 2 कंडीशंस बन जाती हैं। वो 2 सिचुएशंस में फ़ॉल करता है, या तो वो मुतहर्रिक हो जाता है या वो साकिन होता है। मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है? जब हुरूफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश आए। जब आप वो लेटर के ऊपर ज़बर, ज़ेर या फिर पेश लगाते हो, तो वो अपने पास क्या बन जाता है? मुतहर्रिक बनता है। ठीक है? और उस ज़बर, ज़ेर, पेश की आवाज़ भी आती है उस वर्ड के अंदर से। आपको पता चलेगा कि मैंने ज़बर यूज़ किया है, ज़ेर यूज़ किया है या पेश यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ज़बर का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। बात ले लो। बात में बे अलिफ ते होगा, ठीक है? तो बे के ऊपर मैं क्या लगाऊँगी? ज़बर लगाऊँगी। तो ज़बर की, आप अलिफ ज़बर आ ही तो पढ़ते हो। हमेशा जब कायदे से पढ़ते हैं तो अलिफ ज़बर आ, ऐसे आवाज़ आपको निकाल के बताई जाती है। तो यहाँ पे बे ज़बर बा ही तो होगा। तो बात में आपको क्या पता चल रहा है कि ज़बर लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है? इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको ज़ेर का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, दिन, ठीक है? दाल के नीचे मैंने ज़ेर लगाया है, तो क्या आया अपने पास में? दिन बन गया है। ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पता चलता है कि कौन-सी अलामत मैंने लगाई है, उसकी आवाज़ आपको आती है। तो उसको हम मुतहर्रिक कहते हैं। रही बात साकिन की, साकिन क्या होता है? साकिन जो है साकिन वाली चीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ज़बर, ज़ेर, पेश का इस्तेमाल नहीं होता, हुरूफ के ऊपर जज़्म लगता है। ठीक है? तो देखिए मैं आपको इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कोई वर्ड है गर्म, ठीक है? गर्म। इसमें आपने गाफ, रे और मीम का यूज़ किया है इस पूरे वर्ड को बनाने के लिए, ठीक है? गर्म में आप मुझे खुद बताओ, कहाँ पे ज़बर आ सकता है और कहाँ पे जज़्म आ सकता है? जज़्म बेसिकली क्या होता है? मिलाने के लिए होता है 2 लेटर्स को, ठीक है? तो मैं ही बताती हूँ, गर्म के अंदर क्या होता है कि गाफ आपने लिखा, गाफ के ऊपर ज़बर लगाया है आपने, ठीक है? फिर रे लिखा है। आप अगर इसको ढंग से समझोगे ना, पढ़ोगे इसको, तो गर्म है। रे के ऊपर आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, ना ज़बर लगा रहे हो, ना ज़ेर, ना पेश, कुछ यूज़ नहीं कर सकते आप। क्योंकि उसमें आप प्रोनाउंस में ही आप देखते हो गर्म, ये तो किसी गाफ के साथ ही मिलकर निकल रहा है। तो ऐसी आवाज़ों में मैं रे के ऊपर क्या लगाऊँगी? कौन-सा एराब लगाऊँगी? रे के ऊपर लगेगा ही नहीं। रे के ऊपर लगाएँगे हम जज़्म, ठीक है? ये छोटा-सा सी जैसा बनता है जज़्म। अब इसके बाद अब नेक्स्ट एराब की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ तनवीन। तनवीन, अब आपके एराब स्टार्ट हो रही है, तो अभी तक मैंने आपको हालतें वगैरह बताई थी, एराब को पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया था। तनवीन पढ़ते हैं। तनवीन क्या है? एराब की ही एक अलामत, 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जब आपको किसी भी हुरूफ के ऊपर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश दिखेंगे, आप क्या कहेंगे? वो तनवीन कहेंगे उसे, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फ़ौरन, असलन, मसलन। फ़ौरन में अलिफ़ के ऊपर देखो 2 ज़बर हैं। असलन में देखो लाम के ऊपर 2 ज़बर हैं। मसलन में देखो 2 ज़बर हैं। लगे हैं कि नहीं लगे हुए?
ठीक है। तो मैं इसे फ़ौरन, एक चीज़ और आप नोटिस करो, फ़ौरन अलिफ दो ज़बर अन ऐसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे नून की आवाज़ भी तो आ रही है आखिर में, है ना। तो तनवीन जो है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वालों को हम जिस जो होते हैं उनको हम तनवीन कहते हैं, और ये लास्ट में नून की आवाज़ भी देता है। तो तनवीन आई होप क्लियर होगा अभी तक आपको, ठीक है। तशदीद क्या है? एराब की ही एक अलामत तशदीद भी है। अलामत जिस हर्फ के ऊपर लगती है उस हर्फ को दो दफ़े पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल में आपको बता, अम्मी ले लीजिए। आप मुझे बताओ, अम्मी के अंदर मी ऐसे बोल रहे हैं हम, है ना, अम्मी। मीम दो बार आ रहा है ना। तो क्या हम मीम को दो बार लिखते भी हैं? नहीं, मीम को दो बार लिखा नहीं जाता है, सिर्फ दो दफ़े पढ़ा जाता है। मैम अगर हम दो दफ़े इसको लिखेंगे नहीं मीम को, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो वो पता लगाने के लिए तभी तो ये तशदीद है, तशदीद लगाई जाती है, मीम के ऊपर तशदीद लगती है। ये डब्लू जैसा होता है छोटा सा, इसके ऊपर लगाया जाएगा मीम के ऊपर, आपको फ़ौरन अपने आप ही इसका आइडिया हो जाएगा कि इसे तो दो दफ़े पढ़ना है, अम्मी, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप कमेंट करना नीचे कि अब्बू में किसके ऊपर तशदीद लगेगी, अब्बू में, ठीक है, या अल्लाह में किसके ऊपर तशदीद लगेगी। दोनों क्वेश्चंस दिए हैं, आप मुझे कमेंट डाउन करें कि किस में तशदीद लगी है, किस किस लेटर के ऊपर लगी है तशदीद, ओके, ज़रूर से करना कमेंट। तो तशदीद भी आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जिस हरूफ पर ये लगता है उसको, उस हरूफ को मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको अम्मी बताया, तो मीम के ऊपर तशदीद लग रही है, तो मीम को आप मुशद्दद कहेंगे, और तशदीद का दूसरा नाम शद होता है, ठीक है। ये ज़रूर से याद रखना है आपको कि तशदीद का दूसरा नाम शद है। और जिस मीम के ऊपर, जैसे मैंने आपको मिसाल दे के बताया कि मीम जो है, जिस मीम के मीम क्या कहलाएगा यहाँ पे, मुशद्दद कहलाएगा। तो शद और मुशद्दद दोनों याद रखना है आपको। तशदीद कंप्लीट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अब आपका मद। मद तो बहुत इजी होता है, जैसे मैं आपको एक मिसाल ही दे के समझा देती हूँ। आज, आसान, जो मैं इतना खींच के पढ़ रही हूँ ना, ये अलिफ के साथ में, अलिफ के ऊपर मद लगाया जाता है। और इस मद की डेफिनेशन भी ये लिख के आनी हो आपको कि जिस हर्फ पे मद लगा वहाँ पे आपको उस चीज़ को खींच के पढ़ना है। जैसे कि अलिफ के ऊपर मद लगाया है तो आज पढ़ना है, अज नहीं होगा, अलिफ और जीम लगाती तो अज हो जाता, और वैसे आपको इस पे मद लगा दिया तो आज पढ़ना है इसको, ठीक है। तो मद भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हुरूफ शर्त व जज़ा पे, जिस पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि ये समझ नहीं आता। टुकड़ों में पढ़ेंगे। हुरूफ शर्त क्या होता है? जो शर्त के मौके पर बोला जाए, मतलब मिसाल से समझोगे इसको, इसको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा ये। और जज़ा को बोलते हैं कि शर्त के जवाब में जो बोला जाए वो हुरूफ जज़ा कहलाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, जैसे आपको एक मिसाल के तौर पे देते हैं, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अगर यहाँ पर क्या होगा? हुरूफ शर्त कहलाएगा। फिर मैंने तुम्हें जवाब, हुरूफ जज़ा क्या होता है कि उस शर्त का जवाब देना। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो जवाब में आपको, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? जवाब तो से स्टार्ट किया है, राइट। तो ये तो जो है यहाँ पे हुरूफ जज़ा होगा। इवन तुम्हें रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मिसाल से इसको समझ गए होंगे। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं कि भाई हुरूफ शर्त में हमें अगर आ जाए, मगर इस तरीके के अगर कुछ आ जाते हैं, अगर आ जाए, अगर चे आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है, हमको इसको शर्त करना है। वो तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझो ध्यान से कि शर्त मतलब कंडीशन स्टार्टिंग में ही आएगा। कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में रखी है, अगर है, अगर चे है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। और आप खुद ही डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, ऐसे सेंटेंसेस खुद यूज़ करते हो, राइट। अपने भाई बहनों से बोलते हो, अगर तू पानी पिलाएगा तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगा। बोलते हो कि नहीं खिला, बोलते हो आप, है ना। तो शर्त रखते हो और खुद ही जवाब भी दे देते हो उसके लिए। तो हुरूफ शर्त व जज़ा में यही होता है कि आप खुद ही उस शर्त रख रहे हैं, फिर जवाब दे रहे हैं, तो उसमें जज़ा आ जाती है। हुरूफ इस्तिस्ना पे आते हैं। हुरूफ इस्तिस्ना क्या है कि ऐसे हुरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करे, अलग कर दे। ऐसा वर्ड जो तुम्हारे सेंटेंस में आए और ऐसा लगे कि वो बिल्कुल अलग कर रहा है
उस सेंटेंस से उस चीज़ को। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सिवा वर्ड ऐसा है जिसने अलग कर दिया कि इनके सिवा कोई माबूद नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को इससे सेंटेंस से नहीं समझ आया तो मैं एक और आपको दे देती हूँ कि सब लड़के आए मगर असलम नहीं आया। सब लड़के आए मगर असलम नहीं आया। मगर यहाँ पर क्या है, हुरूफ इस्तिस्ना है, क्योंकि यहाँ पे मगर ने अलग किया है कि सब लड़के आए थे लेकिन या मगर ये नहीं आया, असलम नहीं आया। तो आई होप तुम्हें सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जितने भी इस वीडियो के अंदर थे। सो थैंक यू सो मच।